बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर बानो और मैं जमात नहम उर्दू की टीचर हूँ। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि आप सबको हंसता बसता और शादो आबाद रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल हमने गज़ल शुरू की थी और उसके तमाम तारीफ़ी और मशक़ी सवालात मुकम्मल कर लिए थे। इसके अलावा मैंने आपको गज़ल की तारीफ़, इस्तिलाही मानी और लफ्ज़ी मानी भी बताए थे। आज हम मीर तकी मीर की गज़ल शुरू करने से पहले मीर तकी मीर का थोड़ा सा तारुफ फिर से बताएंगे। मीर मोहम्मद तकी इनका नाम था, जबकि मीर तखल्लुस था। हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किताबों में उनकी तारीख़ पैदाइश है वो मुख्तलिफ़ लिखी हुई है। कुछ किताबों में 1725 लिखी हुई है, 1722 लिखी हुई है, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 1723 में आगरा में पैदा हुए। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ शेर में तबाह आज़माई की है, मगर उनकी पहचान गज़ल गोई है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उनके ज़माने के लोगों ने किया था, बल्कि बाद में आने वाले लोगों ने भी उनकी शायरी को बहुत ज़्यादा सराहा था। आज जो गज़ल हम पढ़ेंगे उसका जो पहला मिसरा है वो कुछ इस तरह से है कि हस्ती अपनी हबाब की सी है। अज़ीज़ तलबा तलबात, सबसे पहले हम इसका पहला शेर शुरू करेंगे जो कुछ इस तरह से है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये गज़ल आपकी किताब के सफ़ा नंबर 118 पर मौजूद है। इसका पहला शेर मैंने आपको बताया, कल भी मैंने मानी आपको बताए थे, आज फिर बताए देती हूँ कि हस्ती का मानी है ज़िंदगी, हबाब बुलबुले को कहते हैं, नुमाइश दिखावा, शराब धोखा। अज़ीज़ तलबा तलबात, ये गज़ल का मतला है, यानी पहला शेर है जो कि मैं अभी आपको इसकी तशरीह बताऊंगी। मीर तकी मीर ने इस शेर में ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया है कि इंसानी ज़िंदगी नापायदार है, किसी भी सांस का भरोसा नहीं। ये ज़िंदगी पानी के बुलबुले की मानद है जो आन की आन में ख़त्म हो जाता है। इंसानी ज़िंदगी का भी यही हाल है, अगले पल का कोई भरोसा, कोई एतबार नहीं है। हम बहुत से बुलंद बाला दावे तो करते हैं, मुस्तकबिल के लिए बहुत से मंसूबे भी बनाते हैं, लेकिन जब अजल यानी मौत का बुलावा आ जाता है तो सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात हमें दुनिया से मोहब्बत करने की तरगीब तो देती हैं, मगर ये दुनिया एक धोखे की जगह, एक नुमाइश और एक दिखावा है। जिस तरह किसी सहरा में प्यासा मुसाफिर चमकदार रेत को पानी समझ लेता है और जब वो पास जाता है तो उसे मालूम होता है कि जिसे वो पानी समझ रहा था वो तो सिर्फ एक धोखा है, दिखावा है। इसी तरह ये दुनिया भी एक धोखा है जिसमें हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आता। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अपनी आर्जी और मुख्तसर ज़िंदगी में ऐसे काम करने चाहिए जो आखिरत की अबदी यानी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में हमारे काम आ सके। अज़ीज़ तलबा तलबात, नात और हमद में भी मैंने अशार का इजाफ़ा किया था। तशरीहात में आप अशार का खुद से इजाफ़ा कर सकते हैं। इसमें भी मैंने एक शेर लिखा हुआ है जो कुछ इस तरह से है। हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम, हवा के दोष पे रखे हुए चराग हैं हम, जो बुझ गए हम तो हवा से शिकायतें कैसी। ये तो थी हमारे पहले शेर की थी तशरीह। अब हम दूसरे शेर की तशरीह करेंगे। शेर कुछ इस तरह से है कि नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें भी नाजुकी का मतलब है नज़ाकत। लब होंठों को कहा गया है, पंखड़ी गुलाब की पत्ती। इसमें शायर अपने महबूब के खदो खाल की तारीफ करते हुए कहता है कि अल्लाह ने मेरे महबूब के होंठ गुलाब की पत्तियों की तरह नाजुक बनाए हैं। मुख्तलिफ शायरों ने अपने मजाजी महबूब के एज़ाए जिस्मानी को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ तशबीह देकर उनके हुस्न को उजागर किया है। मीर तकी मीर अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह देकर कहते हैं कि जिस तरह गुलाब की पत्ती नर्म और नाजुक और सुर्ख होती है, इसमें बांकपन और नज़ाकत होती है, इसी तरह मेरे महबूब के होंठ भी खूबसूरत और नाजुक हैं। दूसरे मानों में इसका ये मतलब भी है कि शायर अपने महबूब को नर्म गुफ्तार करार दे रहा है। उसके कहने का मतलब ये है कि हमारे लफ्ज़ों की अदायगी हमारे होंठों की मरहून मिन्नत है, और जब मेरा महबूब मुझसे बात करता है तो उसके अल्फाज मेरे कानों में रस घोलते हैं।
ان کی باتیں مجھے پھول کی پتیوں جیسی نازک لگتی ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوتی، ان کے الفاظ شیرنی یعنی مٹھاس لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو مجھے اس بات پر اکساتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں، اور یہی چیز مجھے اس کے اور زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اس میں بھی میں نے ایک شعر کا اضافہ کیا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ کیوں کر دوں، نہ لالا میں رنگ ایسا نہ سنبل میں بو ایسی۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ کسی بھی چیز میں ایسی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں جو کہ میرے محبوب میں جتنی خوبصورتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 3۔ شعر نمبر 3 کچھ اس طرح سے ہے: چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، دل کی آنکھ، عالم دنیا کو کہا گیا ہے۔ یہاں کا مطلب ہے یہاں، اوقات حقیقت۔ اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، جبکہ اس دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں دوسری دنیا کا بالکل بھی خیال نہیں رہا، ہم اس دنیا میں آ کر مادہ پرست ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، جہاں ہمیں اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ موجودہ زندگی تو خواب کی مانند ہے کہ خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر الٹ ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ہنس رہا ہے تو خواب کی تعبیر بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ جاگنے پر روئے گا۔ یہی حال اس دنیا کا بھی ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اللہ کے احکامات بھول کر عیش و عشرت میں مگن رہیں گے تو پھر دوسری دنیا کا ہمیں اس سے اجر اچھا نہیں مل سکتا۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اس خواب کی کیفیت سے نکلنا ہوگا اور اس دنیا کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا جو ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے اندر کے انسان کو جگانا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے غزل کے 3 اشعار کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اشعار کی تشریح ہم کل کریں گے، اور آپ سب نے ان تمام اشعار کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنی کاپیز پر لکھنا ہے اور اس کی تشریحات مکمل کرنی ہے اور اچھے سے اس کا کام مکمل کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔